लियारी फिर मैदान जंग बन गया। दस्ती बम हमले और फायरिंग, पुलिस को शदीद मुज़ाहमत का सामना। लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन, इलाका धमाकों से गूंज उठा। कराची के इलाके लियारी में ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 3 रोज में 15 अफराद हलाक। लियारी के इलाके जुमागोट में दस्ती बम हमला, 8 अफराद जख्मी। ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो लड़ाई नहीं है ना, ये आवाम भी इससे मर रहा है। जी, हम अब भी मौजूद हैं लियारी में। आज 5वां रोज है। आपको अपडेट करते हैं। लियारी ऑपरेशन का आज 6ठा रोज है। अभी तक पुलिस को वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि जो शरपसंद अनासिर हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है उन पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पे मेरे कैमरामैन मौजूद थे, यहाँ पे हमारा ड्राइवर मौजूद था, पीछे मैं, मेरे प्रोड्यूसर, हम लोग मौजूद थे। और जैसे ही हमने गोलियों की घनघरक सुनी है तो हम यहाँ से निकले और यहीं के इलाका मकीनों ने हमें जगह दी है और हम अंदर जाके बैठे। वेलकम टू सियासत मना है। आपने इमेजेस देखे, ये टैंक नुमा APCs, ये बंदूकें, ये प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले, और ये एक जंग का समा पिछले 8 दिन से पाकिस्तान देख रहा है। ये कराची में हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक, दुनिया के सबसे अच्छे एक ज़माने में शहरों में से एक। फॉरवर्ड थिंकिंग, लिबरल थॉट प्रोसेस, एक ख्याल रखा जाता था कि कराची जो है वो आइंदा का कुछ बनेगा। तो आज कराची के एक सेक्टर में, उसका सबसे पुराना इलाका जहाँ पे कराची की ओरिजिनल कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे एक ऑपरेशन का 8वां 9वां दिन, जिसके बारे में फ़ार्स एक समझी जाती है। इस ऑपरेशन के बारे में कभी कहा जाता है कि ये ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक इसके नताइज सामने नहीं आएंगे। कभी फिर बात सामने आती है कि ये ऑपरेशन जो है रोक दिया गया है, FC के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस वालों को वापस बुला लिया गया है। और फिर कभी ये मनाज़र सामने आते हैं जो चंद घंटे पहले आए कि FC वाले भी भाग रहे हैं, पुलिस वाले भी भाग रहे हैं, और जो शरपसंद अनासिर थे जो कि पहले गायब थे लेकिन अब सामने आ गए हैं ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने वापस कुछ जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है। जो असलाह आप देखते हैं वो पुलिस वालों के पास पुराना होता है, वो शरपसंद अनासिर के पास RPGs होते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होती हैं, उनके पास स्टील कोर का कहते हैं, या आप उसको आर्मर पियर्सिंग कह लें, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स होती हैं। ये बुलेट्स का हमें ज़्यादा शायद इसलिए पता होगा इसलिए कि कल हमारी टीम के ऊपर हमला हुआ, और ये शरपसंद अनासिर की तरफ से नहीं बल्कि हमारी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक APC आई और उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह, या वो घबराए हुए कुछ इतने ज़्यादा, या वो डिमोरलाइज्ड इतने ज़्यादा, या फिर शायद सबसे ख़तरनाक बात कि वो जानबूझ के उन्होंने फायरिंग करी तो वो हमारी एक गाड़ी को लगी। हमारे विजुअल्स भी चल रहे थे पूरे दिन कि आप हमारी गाड़ी पेयर्स हुई। इस ऑपरेशन को इस हद तक ये पहुंचा कैसे? ये इतना असलहा लियारी में पहले से था? ये कब आया? ये नॉर्मल है क्या कराची के लिए कि एक बिल्डिंग में अगर 100 लोग रह रहे हों तो वहाँ पे 100 रॉकेट लॉन्चर्स भी हों? ये एक मामूल की बात जब तक नहीं है, जब तक ये सवाल उठता रहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई और ये इसको हेल्प किसने किया? क्या हुकूमत किसी वक्त इस प्रॉब्लम के साथ थी? और जिसको हम मेरे ख्याल से आयरॉनिकली अमन कमेटी कहते हैं, अगर ये सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है और अगर कोई नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी इनके साथ काम नहीं कर रही, तो क्या हम ये समझें कि सियासी जमात की जब आप सरपरस्ती में होते हैं, चाहे आप थोड़ी सी देर के लिए भी हों, तो आपके लिए इस तरह का असलहा और इस तरह की ग्रुप और इस तरह की पोजीशंस और इस तरह की फ़ौज नुमा आपकी सप्लाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये एक हस्ब मामूल चीज़ है? आज हमारे मेहमान हैं नबील गबोल साहब, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लियारी के लिए बहुत ज़मान कर रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए पीपल्स पार्टी में आउट ऑफ फेवर थे, जिस ज़माने में ये जो आज शरपसंद हैं ये इन फेवर थे। नबील गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, 8 दिन ऑपरेशन, एक दिलेर पुलिस वाले, उनका भी एक फ़िगर है चौधरी असलम जो हैं, अब वो दिलेर हैं या वो हेटेड हैं? वो लियारी की कम्युनिटी में तो बहुत अनपॉपुलर हैं, ये कहा जाता है ये हमारे लोगों के कातिल हैं, लेकिन वो एक आदमी है, उनके साथ 150 लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनने को सही नहीं समझते, बंदूकें उनके पास हैं, उनके असलाह जो है रिफ्यूल भी होता रहता है, लेकिन आज उन्हें वापस बुला लिया गया। रहमान मलिक साहब ने कहा ये पॉज हुआ है, ये वापस जाएंगे, फिर ऐलान हुआ कि 2 दिन के लिए रोक दिया गया है, फिर FC तैनात कर दी गई, फिर FC वाले भी भाग रहे थे। क्या हो रहा है गबोल साहब आपकी कंस्टिट्यूंसी में? व्हाट्स हैपनिंग?
देखें, आपने कवर किया है और सारे हफ्ते आप लोगों ने कवर किया है और आपने ख़ुद जैसे कहा कि कल आप लोगों की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। मैं समझता हूँ सूरत-ए-हाल सबके सामने है। जो मुझे नज़र आ रहा है वो थोड़ा इल प्लान्ड स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी इसमें। देखें, जब आवाम मुतासर होती है किसी भी ऑपरेशन में, वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन अगर कामयाब हुआ, स्वात में अगर ऑपरेशन कामयाब हुआ तो वहाँ के पब्लिक की सपोर्ट थी, क्योंकि पब्लिक अफेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर थोड़ी इल ऑर्गेनाइज्ड जो है ऑपरेशन हुई, उसकी वजह से पब्लिक जो है अफेक्ट हुआ। अब इल ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ कि जब वहाँ पर शरपसंदों ने बिजली के PMTs उड़ा दिए तो फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए था कि उनकी पहले बिजली बहाल करवा लेते, एनी हाउ किसी तरह करवा लेते, ताकि लोगों को ये बग़ैर इस गर्मी में जो है, आपको पता है 40 डिग्री कराची में चल रहा है, 42 इस गर्मी में लोगों को बग़ैर बिजली का 42 बग़ैर बिजली का जो है बग़ैर पानी का रहना पड़ा। उससे लोग आवाम अफेक्ट हुए। आवाम शरपसंदों से जान छुड़ाना चाहते, लेकिन ऑपरेशन टारगेटेड हो। मेरा कहना हमेशा यही होता था अपनी गवर्नमेंट को कि टारगेटेड ऑपरेशन हो इन जराइम पेशा अनासर। देखें, आप CNBC की टीम, आपकी टीम उस घर में भी जाएं जहां पर लोगों को बेगुनाह मारा गया। मलिक मोहम्मद खान हमारा जो है पीपल्स पार्टी का सदर, आज से एक हफ्ता पहले उसको सिर्फ इस बात पे सर पे गोली मारी क्योंकि उसने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो एक डिसीशन सुप्रीम कोर्ट की आई थी, तो एक एहतजाजन वो उस चौक पे बैनर लेके खड़े हुए, उसको जो है वहाँ जाकर शरपसंदों ने जाकर उसके दिमाग में गोली मारी। आप उन लोगों के घर में भी जाएँ जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं। इनके हाथों में तकरीबन 500 लोग इनके हाथों में 1 साल में मारे गए हैं, लेकिन CNBC सब कुछ के बावजूद नहीं। नबील साहब, हम लोग गए या नहीं गए, हमारी कवरेज एक्सटेंसिव रही है, बाकी चैनल्स की भी कवरेज एक्सटेंसिव रही है। आप बात बताइए, सिर्फ शरपसंदों के लिए रही है। आप एक बात बताइए, आप लोग की बाइस्ड रही है, बिल्कुल बाइस्ड रही है आप लोगों की। नबील साहब, अगर आप लोग इसलिए रही है बाइस्ड बिकॉज आप लोग मुतासिरीनों के पास नहीं गए हैं, आप उस इलाके में गए जहां पर गन पॉइंट पे वहां पर खड़े होकर जो जराइम पेशा अनासिर हैं उनके इलाके में गए। वो बेचारे लोग क्या कहेंगे? नहीं नबील साहब, हम लोग वैसे कल ये जो फायरिंग की इमेजेस थे, ये जब मुतासिरीन के पास एड वर्कर्स के साथ हमारी एक मॉर्निंग शो की टीम गई थी तो उनके ऊपर पुलिस की फायरिंग हो गई। तो शायद इसलिए ऐसे इलाकों में नहीं गए जहाँ पे आप ना पुलिस को ट्रस्ट कर सकते हैं और ना जराइम पेशा अफराद के लिए आप कोई नेगोशिएशन कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन इसको कतई नज़र, अगर इसके अलावा आप मुझे एक बात बताइए, इतनी ही दहशत है, इतने ही लोग मर रहे हैं, इतने ही लोग इन्होंने उठाए हैं, मारे हैं, काटे हैं, आरा मशीनों में डाले हैं अकॉर्डिंग टू दी MQM, तो सर आप लोगों ने 8 दिन के अंदर ये सारी सिंपैथी डाली डस्टबिन में और अब वो लोग लियारी की आवाम उनके साथ है वापस, या कम से कम आपके उतने ही खिलाफ है जितना वो उन लोगों के खिलाफ है? लियारी के आवाम इनके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप आवाम को जो है मुतासिर करेंगे किसी चीज़ में, जैसे देखिए आप ये जैसे अगर एक बख्तरबंद गाड़ी जाती है एक गली में और उस गली से बख्तरबंद गाड़ी गुजर नहीं सकती है और रास्ते में जो है गाड़ियां आ जाती हैं, उसके ऊपर चढ़ते हुए जाएंगी तो आवाम मुतासिर होगी। मैंने आपको कहा कि मानता हूं कि इसमें जरा जो स्ट्रेटजी थी वो प्रॉपर नहीं थी। अगर पूरी लियारी को कॉर्डन करके प्लान करके और रेंजर्स को साथ मिला के करते तो उसकी रिपरकशन इतनी नहीं होती। क्यों नहीं थे साथ? लेकिन मैं देखिए, रेंजर्स अब कहती है कि पुलिस ने हमें नहीं बुलाया, पुलिस बुलाएगी। अब सिचुएशन ये है कि कल इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब कराची गए, उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम जो ये ऑपरेशन है इसको टारगेटेड करेंगे। मेरा अपना डिमांड एज MNA लियारी यही था कि टारगेट देखें, अगर हमें पता होता है कि जहां पर जराइम पेशा अनासिर बैठा है, इंटेलिजेंस को भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है वो बगैर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नहीं होता है और बगैर इंटेलिजेंस के सपोर्ट के नहीं होता है। कि जब तक आपको पता नहीं है कि इस बिल्डिंग में या इस घर पर या इस छत के ऊपर कोई शरपसंद बैठा है, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब कार्रवाई की गई, 8 दिनों से लाइट लोगों की बंद, पानी बंद, तो पब्लिक मुतासर हुई, तो पब्लिक बाहर निकल के आए। पब्लिक कहती है आप जाएं उनको मारे जो शरपसंद है, हमारा क्या कसूर है? तो जब पब्लिक मुतासर होती है तो ऐसे ऑपरेशन कैसे लियारी के अंदर, चाहे ये ऑप्टिक्स के लिए ही सही, चाहे ये एक पेड इवेंट थी, लोगों को पैसे देके जमा करके शोर मचवा दिया, लेकिन सर आप ऑप्टिक्स तो देखें, पीपल्स पार्टी का झंडा लियारी में चौक पे लगा हुआ जल रहा है। और जहां तक ये शरपसंदों की बात है, जला रहा है?
ये जो ऑपरेशन शुरुआत के कुछ दिनों के बाद लोग जला रहे हैं ना। नहीं सर, लोग तो आम आवाम जला रही थी, वो लोग सामने जो थे वो नहीं, आम पब्लिक ही थी सर, सामने के लिए आम पब्लिक थी, औरतें थे, बच्चे थे, जी जलवाया गया, भले बिलफर जला भी दिया गया, लेकिन ये वही ले आ रही है जहां पे ये कहा जाता था कि अगर भुट्टो किसी को भी खड़ा कर दे, चाहे वो इंसान ही ना हो, तो भी हम उन्हें वोट देंगे। सर आप लोगों के लिए एक बहुत मैसिव डैमेज तो हुआ है, और शायद इसका करना भी आप लोगों के अपनी ही पास्ट जो इंतजामिया थी उसी का है, जो आपकी अपनी पार्टी में थी। कम से कम आप ये मुझे तो कह सकते हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था इसमें। मैं तो 2 साल से ये बात कर रहा था। मैंने तो कहा था कि ये लोग एक दिन जो है लियारी के लिए, गवर्नमेंट के लिए मुसीबत होंगे। मैं तो 2 साल से कहता था, किसी ने बात नहीं मानी। एक बात बताइए, आज आप देखें यही हुआ। सही, आप लोग गवाह हो। आप जिस वक्त कह रहे थे चैनल में मैंने ये बातें की है। बिल्कुल आप रेनेगेड हो गए थे सर। आपने रहमान मलिक के बारे में 2010 में आपका बयान है, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ था। आपने कहा था कि इसका कोई ना ताल्लुक है ना वास्ता है लियारी से, ये अजीबोगरीब बातें कर रहा है, इसको चुप रहना चाहिए। आपके आज अलग मौकफ है, उसको ठीक है। लेकिन सर आप ये देखिए गबोल साहब, जब आप मना कर रहे थे कि ये नहीं करो, तो आप किस चीज़ को मना कर रहे थे? कि इन लोगों को रॉकेट लॉन्चर्स मत दो, भत्ता मत लेने दो। आपको क्या पता था कि ये हो रहा है, या फिर ये हो भी रहा था या नहीं? नहीं, बिल्कुल मुझे पता था। मैं इलाके का MNA हूँ, मुझे एक एक गली का पता है। मैं 26 साल से लियारी में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मुझे पता था कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी गवर्नमेंट को, उस वक्त के वज़ीर दाखिला को बताया था ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर कंट्रोल करें। एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा कहा है, मीडिया में आकर कहा है, आप अपने क्लिप्स निकालें, आपके चैनल्स में भी मैंने कहा है। तो नबील गबोल साहब, आपको उस वक्त पता था कि हमारी सरकार, क्या करता? आप पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कल्यूजन के साथ इन लोगों के पास आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स जा रही हैं, RPGs जा रही हैं, इन लोगों के पास स्टॉक एंड सप्लाई गोलियों का इतना है कि पुलिस वालों के पास नहीं होता। ये आपको उस वक्त इल्म में था कि हुकूमत वक्त उस वक्त की ये कर रही थी? हुकूमत वक्त की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ 1 या 2 ऐसे ऑफिशियल्स थे, ऐसे लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल मैं कहता था, हमारे एक MNA गनी टालपुर के फार्म हाउस से भी जो है हैदराबाद के, वहाँ पर भी जो है वहाँ ये लोग आते जाते थे। एक एक चीज़ मैं उनको बताता, गवर्नमेंट के लोगों को बताता था, लेकिन जब मेरी नहीं सुनते थे तो मैं क्या करूँ? आज भी आप देखें, आज भी अगर मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है, ये टारगेटेड ऑपरेशन अगर होता सिर्फ उन टारगेट्स के ख़िलाफ़ जो लिस्टेड हैं और इंटेलिजेंस के बुनियाद पर होता, तो फिर मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा हमें कामयाबी मिलती। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसको स्टेट की नाकामी ना समझा जाए, इसको स्टेट की इसलिए नाकामी नहीं समझा, ये स्टेट के ऑर्गन्स की नाकामी नहीं है। एक सेकंड गबोल साहब, प्लीज यू विल फिनिश, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू आर माय ओनली गेस्ट। गबोल साहब, पहले बंदूकें आपके वजीर ने सप्लाई करी, और फिर ऐसी बेचारी पुलिस फोर्स भेजी जिसको अपनी नाली की तरफ देख के गोली चलाना जो है वो नसीब नहीं। तो सर ये फिर मेरी गलती है? ये किसकी गलती है? देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसने कह दिया कि ये जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन बंद हो गया? किसने कहा? ये चैनल्स में गलत आ रहा है। एक स्ट्रेटजी चेंज की गई है। स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इनको 72 घंटे का नोटिस दिया गया है, 72 घंटे का जो है इनको वार्निंग दी गई है कि आप लोग 72 घंटे के अंदर सरेंडर करें। अगर नहीं करेंगे तो रेंजर्स पुलिस मुश्तरका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन करेगी। टारगेटेड ऑपरेशन का मतलब आप समझते हैं? टारगेटेड ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि जहाँ जहाँ टारगेट है उस तरफ जाने का, इलाके को, सारे लोगों को मुतासिर करके ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन के रिजल्ट नहीं निकलते हैं। नबील साहब, हमारी शो की जो टीमें गई हैं लियारी के अंदर, सर उनका कहना है, उन्होंने लोगों से इंटरैक्ट किया है, आम लोग, रिटायर्ड लोग, गरीब लोग, उनका कहना ये कि जी ये हमारी छतों पे खड़े होकर पुलिस वाले, ये कच्ची आबादी वाले इलाके की बात है, हमारे छतों पे खड़े होकर पुलिस वाले पूरी रात अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं, ना कहीं से जवाब आता है और ना उन्हें पता होता है वो किधर फायरिंग कर रहे हैं। सर ये तो नंबर्स पूरे कर रहे हैं, बुलेट्स वापस से अगले दिन सुबह को रिलोड करनी है। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी इस बात को कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ज़रूर मिसमैनेजमेंट हुई है। आप देखें कि आपके ही चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है कि निपियर थाने पर हमला हुआ और 2 लोग मारे गए हैं। पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। पुलिस को जो है मैं समझता हूँ कि ये तो एक सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को जो जिसको रेड अलर्ट कहते हैं, इमरजेंसी लगा देनी चाहिए कि जब पुलिस के थानों पर हमला हो रहा है,
थाने के अंदर जो है रॉकेट्स मारे जा रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? और प्रेसिडेंट साहब आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, और आज चीफ मिनिस्टर साहब को भी बुलाया है, आज सारे जितने भी सिंध के ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया गया है कि इस मसले का हल जो है, मैं समझता हूँ कि अब फुली फोर्स्ड टारगेटेड ऑपरेशन रेंजर्स के साथ मिलकर इवन कर्फ्यू भी लगाना पड़े ताकि टारगेटेड ऑपरेशन में लोग मुतासर नहीं हो। जब लोग बाहर निकलते हैं तो फायरिंग होती है, क्रॉस फायर। एक पुलिस वाले जो हैं वो अंदर घुसे हुए हैं, रेंजर्स को कहा जा रहा है, तो पहले 3 दिन रेंजर्स कह रहे हैं हमें बुलाया ही नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ऑर्डर इशू कर देते हैं कि जी रेंजर्स के आप अंदर जाइए, तो रेंजर्स फिर आज भी नहीं आई। एक मिसमैनेजमेंट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। एफसी के लोग आज 250 तैनात किए तो वो भी भाग पड़े। आप कह रहे हैं कि थानों पे हमले हो रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स उज़ैर जान बलोच जिनके ऊपर आपने हेड मनी लगाई है, वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनके ऊपर आपने हेड मनी लगाई है, जो पीएसी के सरबराहान में से समझे जाते हैं, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 1 में से एक समझे जाते हैं। वो गबोल पार्क में आके आज सियासी तकरीरें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ खड़ा हूँगा। ये तो इट गोज अक्रॉस एज अ सीरियस जोक। गबोल साहब नहीं, गबोल पार्क में तो वो नहीं आया, चाकीवाड़ा चौक पे खड़े होकर उसने जलसा किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आई एग्री विथ यू कि इसको अगर प्लान करते तो इस तरह नहीं होता। देखें, जब तक आप लियारी के दाखिली रास्ता और जो बाहर निकलने वाले रास्ते हैं उनको सील नहीं करें, आप प्रॉपर एक मैप के ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए कहा गया था कि हम देखें, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया इस ऑपरेशन में, मुझसे ना पूछा गया, ना मुझसे शेयर किया गया, ना मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता है। सर, उससे पहले एक मुझे ज़रा अहम आपसे सवाल है, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस दफ़ा भी जिस तरह पिछली दफ़ा गलती हुई थी, इस दफ़ा भी इन शरपसंदों के खिलाफ दूसरे छोटे शरपसंद ग्रुप्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जो खारजी रास्ते हैं उनके ऊपर वो बैठे रहें? तो जी, ये इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर इन्होंने लगाया है। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो ए ग्रुप के हों या बी ग्रुप के हों। हमारा सिर्फ मिशन है कराची से क्रिमिनल्स का खात्मा करना। फिलहाल तो कराची से पुलिस वालों का खात्मा हो रहा है सर। फिलहाल तो लियारी से पुलिस वालों का खात्मा हो रहा है, ये सवाल नहीं है। ये सवाल आईजी से आप करें, ये सिंध गवर्नमेंट से ज़रूर करें। ये सवाल मैंने भी किया है। गबोल साहब, ये एक ब्रेक लेंगे सर। ब्रेक के बाद ये उज़ैर जान बलोच की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अब आज के बाद से मैं सियासत करूंगा, इसके ऊपर भी कमेंट्री नबील गबोल साहब इस ऑपरेशन को वो कह तो रहे हैं कि मिसमैनेज हुआ है, लेकिन मिसमैनेज एक चीज़ होती है कि आपसे 1-2 गलतियां हो जाएं। जब मुसलसल 8 दिन आप लोगों के ऊपर से एक उनके लिए जो एक प्रॉब्लम है, उनके लिए जो एक मिज़री है, उसको हटाने के लिए आप गए हों और 8 दिन के अंदर लोग आपकी जाने की दुआएं मांग रहे हों, आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, तो ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं होती, ये कोई हाई किस्म की नेग्लिजेंस होती है। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं। facebook.com/सियासत पर जाके आप इस शो को फिर से देख सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं। हम लियारी के ऑपरेशन जिसको शायद मुअत्तल कर दिया गया है या एक उसके अंदर पीस फायर का टाइम दे दिया गया है, नबील गबोल साहब के मुताबिक 72 घंटे, रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे, रहमान मलिक साहब के पिछले 3 घंटों के मुताबिक कुछ और आइंदा 3 घंटे में हमें भरपूर यकीन है कि कोई और स्टेटमेंट आ जाएगी। तो उसको अगर आप हटाते हुए ये देख लें कि रेंजर्स के भी अब शामिल होने की उम्मीद है। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि एक बैंड ऑफ क्रिमिनल्स है जिसको पीपल्स अमन कमेटी का नाम था, वो कुछ और करती है, लेकिन पीएसी के क्रिमिनल्स अगर आप उन्हें कहें, उस बैंड के जो उन सब के लोगों के ऊपर हेड मनी लगा दिया कि आप इन्हें मारें या इनको पकड़ लें तो आपको पैसे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा हेड मनी जो है, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है, वो 30 लाख रुपए का है। और वो हेड मनी का नंबर उज़ैर जान बलोच पे भी है, जिनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। लियारी वाले ना अयूब खान के दौर में झुके हैं, ना हम याया खान के दौर में झुके हैं, ना हम जनरल ज़ियाउल के दौर में झुके हैं, ना हम जो है मुशर्रफ के दौर में झुके हैं, ना हम किसी जरदारी के सामने झुकेंगे। हम लियारी वाले गरीब जरूर हैं मगर झुकने वाले नहीं है किसी के सामने। हमारे साथ जो आएगा मुज़ाकरात पे, हम सियासी लोग हैं, हमारे ऊपर बेबुनियाद केसेस डलवा रहे हैं, इनाम लगवा रहे हैं एक साजिश के तहत सियासी मसले में, और उसके लिए जो है हम लियारी वाले पुरअमन है। हमसे कोई भी बात करेगा हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी की मोहब्बत अब भी कायम है या वो एक तरफा मोहब्बत अब खत्म हो गई? नहीं, वो तो हमने छोड़ दी, हमने जो कह दिया तो कह दिया, वो वापस नहीं होगा कभी भी।
1000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, 250 FC के लोग, ट्रक भर आपके पास एम्यूनिशन और शिफ्ट अपॉन शिफ्ट बुलेट प्रूफ लोग, वेपन्ड लोग, आर्मर्ड गाड़ियाँ और नॉन यूनिफॉर्म्ड लोग, ये सब लोग इस एक आदमी के पीछे पड़े हुए थे जिसका हमने अभी आपको इंटरव्यू दिखाया, जो आज सियासतदान बन गए हैं। आज उन्होंने बयान दिया है, ख़वातीन खड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि आप हमें पहले मारोगे फिर आप इसको पकड़ोगे। इनको 8 दिन के ऑपरेशन के बाद नतीजा अब तक के नताइज ये हैं कि पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक और सियासतदान खड़े हो गए हैं, चाहे वो जैसे भी सियासतदान हो, जिनको अब तारीख़ भी आ गई है और जो तारीख़ का मुताला करते हुए ये कहते हैं कि अब हम ये जरदारी साहब के साथ नहीं है, साहब भी नहीं कहते जरदारी के हम साथ नहीं हैं और आइंदा अगर इलेक्शन होगा तो मैं खड़ा हूँगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। नबील गबोल साहब, ये ऑपरेशन मेरे ख्याल से अगर आप समझ लें कि अभी तक जितना डैमेज हुआ है वो हमारी हुकूमत वक्त को हुआ है, हमारे इदारों का हुआ है, तो गलत समझा जाएगा? देखिए, डैमेज नहीं, नुकसान तो ज़ाहिर हुआ है। पुलिस फोर्स के भी लोग काफ़ी इसमें शहीद हुए हैं। लियारी के अंदर भी काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा है, बेगुनाह भी लोग मारे गए हैं इस क्रॉस फायर्स में। नुकसान तो देखें, कोलेटरल डैमेज तो हुआ है। अब बात ये कि देखें, ये जो सवाल जितने आप कर रहे हैं, अगर ये इंटरव्यू अगर आप किसी हमारे होम मिनिस्टर से लेते तो वो आपको बताते कि ये क्यों हुआ। छुट्टी पे है मैं खुद इन्हीं से ही सवाल करता हूँ, मैं खुद IG से ही सवाल करता हूँ, मैं खुद CM से सवाल कर रहा हूँ आज सुबह से। तो मुझे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, रेंजर्स को हमने इन्वॉल्व कर दिया है, रेंजर्स अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। जो हमने 48 आवर्स या 72 घंटे का जो टाइम दिया है, उसके बाद फिर आप रिज़ल्ट देखना। तो मैं एज MNA लियारी उनसे पूछ सकता हूँ। मुझे अगर देखें, अगर आज मुझसे पूछा जाता, अगर मुझे इन्वॉल्व किया जाता, अगर मुझे ये अथॉरिटी दी जाती, मुझे पता है मुझे ये काम कैसे करना है। मैं 26 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे लियारी के एक एक गलियों का पता है। मुझे पता है कि ये क्रिमिनल्स कैसे बने और क्रिमिनल्स बनने के बाद इनका सोच क्या है और इनकी अगली सोच क्या है, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, जो इलाके को जानता है उसके हाथ में अगर कंट्रोल हो, वो सही प्रॉपर तरीके से बग़ैर आवाम को नुकसान दिए डायरेक्ट उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है जो क्रिमिनल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। सदर साहब खुद ये पिछले 8 दिन का जो ड्रामा था, ये जानबूझ के जो जाने ज़ाया हुई हैं, ये सब एक प्लान था। स्टेज 1 जिसके अंदर हम बेवकूफ़ लगेंगे, स्टेज 2 जिसमें मैं नहीं कह रहा हूँ प्लान है। मैं कहता हूँ कि ये सवाल आप मुझसे नहीं करते, आप ये होम मिनिस्टर से करते हैं। होम मिनिस्टर छुट्टी पे हैं सर, होम मिनिस्टर छुट्टी पे हैं। होम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर का 4 चीफ मिनिस्टर साहब के पास। मैं समझता हूँ कि देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रेसिडेंट साहब, जाहिर है अब ये मैटर प्रेसिडेंट साहब का है, उनकी पार्टी है, लियारी उनकी पार्टी का गढ़ है, समझा जाता है, अभी भी है, था। अब प्रेसिडेंट साहब खुद जानते हैं कि इस मसले को किस तरह डील करना है। प्रेसिडेंट साहब मुझे इन्वॉल्व करेंगे, मैं जाहिर है मेरा फ़र्ज़ है, पीपल्स पार्टी का MNA हूँ, मैं अपने स्ट्रेटजी से करूँगा। किसी और को इन्वॉल्व करेंगे वो अपने स्ट्रेटजी से करेगा। नबील साहब देखें सर, एक सेकंड, ये चीफ मिनिस्टर के पास होम मिनिस्टर का चार्ज है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब को या तो भेज दिया गया है या वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं, छुट्टियों पे हैं खैर मंजूर हसन साहब। लेकिन सर, ये उज़ैर जान बलोच का पहले 2-3 दिन में जब घबराहट फैल गई थी कि इस दफ़ा वाकई में कुछ हो जाएगा, तो उसके मैसेजेस वसूल हुए थे रिपोर्टर्स को, तो उसके अंदर उनका कहना ये था, मैं टप्पी को नहीं छोड़ूंगा। ये टप्पी, उनका ये ख्याल था कि ये एक इंसाइडर हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये कौन है और इनका क्या किरदार है इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, इनका कोई किरदार नहीं है और ये प्रेसिडेंट साहब के भाई हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब के ख़िलाफ़ भी बातें की है, ज़ाहिर है उनके भाई के ख़िलाफ़ भी की है, हमारे ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो मिशन है वो इनकी बातों से या इनके डराने से जो मिशन है वो हमारा रुकेगा नहीं। हमारा मिशन सिर्फ एक ही है कि लियारी से जराइम पेशा अनासर का ख़ात्मा। उसकी स्ट्रेटजी अब रहमान मलिक साहब ने कंट्रोल में ले ली है। अब रहमान मलिक इंचार्ज हैं इस ऑपरेशन के। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, अगर मुझे बुलाते हैं मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन अभी तक मुझसे जो है कोई रब्ता नहीं किया गया, ना मुझसे पूछा गया। गबोल साहब, आपके ख्याल में अब तक जो हुआ है पिछले 8 दिन में, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पुलिस ऑपरेशन है। इसके अंदर चौधरी असलम साहब SP, उनके अंदर ये सोचा गया था कि इस दफ़ा सिर्फ इनको 1 मैन आर्मी जो इनकी है इसके तहत चलते हैं और इनको कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इसलिए सोचा गया था इसलिए कि ये सबसे बेस्ट इक्विप्ड हैं इस इलाके के लिए, और ये फिर नहीं देखा गया था कि पुलिस वाले ट्रेंड नहीं हैं इनके लोगों के अलावा? मुझे नहीं पता है, बहरहाल मुझे ये ज़रूर पता है
कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आएगी। ये एक्सपेक्टेशन शायद इनको नहीं थी और ये मुझे पता था। मैं कहता था कि इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आ गए हैं, ये मुझे पता था कि इनके पास RPG-7 तादाद में है। देखिए मुझे जो प्रॉब्लम है ना सर, वो ये बलूचिस्तान के अंदर जो लिबरेशन की आर्मीज ऑपरेट कर रही हैं उनका भी गढ़ लियारी में, तालिबान का भी गढ़ लियारी में। जब इल्ज़ाम लगाने पे आते हैं तो हम ये सब कुछ कह जाते हैं, क्या इसमें हक़ाइक़ हैं? क्या ये हमें पहले से पता था कि यहाँ से एंटी स्टेट या फिर दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं? क्या आप नहीं जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर रॉकेट लॉन्चर जो है वो ख़रीदना कितना आसान है? क्या आप नहीं जानते हैं कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन कितना आसान है? कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा ज़ख़ीरा असले का है वो कराची में है। मैं 2 साल पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कराची के अंदर ऐसा ऑपरेशन हो जो पूरी कराची को डी वेपनाइज किया जाए, जो बहुत सारे मेरे साथियों को ये बात पसंद नहीं आई। जब असला इतना ज़्यादा तादाद में पूरी कराची में है तो मैं उस वक्त भी कहता था कि कराची टाइम बॉम्ब है। मैं आज भी कहता हूं कराची टाइम बॉम्ब है। जब कहा जाता है कराची में बहुत है तो आप ठीक कह रहे हैं। में देख सही, एक सेकंड, नहीं मुझे ये ज़रा झलक नहीं देखी मैंने। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एंटी एयरक्राफ्ट या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड खरीदना चाहूँ कराची में तो मुझे आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप सोराब गोट या जिन एरियाज़ में ये इनके जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, आप उनके पास जाएं, उनको मैं तो आपको रेट भी बता सकता हूँ कि एक क्लैशनकोव जो है वो चाइना का 1,40,000 में है और एक क्लैशनकोव रशियन जो है वो 2,10,000 का है और एक रॉकेट लॉन्चर जो RPG-7 है वो 2.5 लाख का है। तो ये तो आई मीन कोई भी आप भी चले जाएं, उधर दुकानें लगी हुई हैं, वो आपको बता देंगे और वो आपको डिलीवर करके दे देते हैं घर पे। बिल्कुल आपके घर पे, आप चाहें तो आपके लिए भी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये रिट ऑफ द स्टेट किधर खड़ी है नबील साहब? करप्शन, रिट ऑफ द स्टेट क्या है? नीचे तक करप्शन। अगर थाने बिकते हैं और अगर जो है ऑफिशियल्स बिकते हैं तो यही हालत होगी। और ये सिर्फ अभी ये पीपल्स पार्टी के 4 साल के दौर में नहीं है, शुरू से पिछले ज़ियाउल के दौर से जब क्लैशनकोव आया रशियंस को मारने के लिए, तो वो सारे क्लैशनकोव पाकिस्तान में आ गए। ठीक है, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि ये क्लैशनकोव क्या गुल खिलाएंगे। आज कराची के हर एक घर में मिनिमम 4 क्लैशनकोव हैं, हर एक घर में कराची के। कहाँ से आए हैं आप बताइए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मतलब मैंने जैसे आपको खुद कहा कि ये दुकानें लगी हुई हैं। आप जाए सोराब गोट में, आपको अगर मैं आपकी घर बात में डिलीवर करके देंगे। तो पुलिस का फिर क्या काम है सर? कि ये आप देखें, अगर क्लैशनकोव तक अगर चलें, आप समझें कि ये हम लोग इसी तरह के हैं। सर ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड की आपको रेट पता है, मेरे घर पे डिलीवर करा सकते हैं, इसमें फिर स्टेट तो नहीं है ना सर? मैंने नहीं कहा मैं करा सकता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं आपको पता है। मैंने नहीं कहा मैं करा सकता हूं। चले, मैंने कहा आपने कहा कि आपको रेट पता है। मुझे पता है कि कौन कौन लोग ये, क्योंकि मैं लियारी का पुलिस का क्या काम है? पता है तो पुलिस का काम क्या है नबील साहब? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पुलिस का काम सबको पता है पुलिस। लेकिन आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ। आप उनसे सवाल करें जो जिनकी ये जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप मेंबर नेशनल असेंबली तो जरूर हैं नबील साहब, आप समझते हैं अगर आप एक, मैं आपको एज मेंबर नेशनल असेंबली के अंडर पुलिस नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल आपके ऊपर जिम्मेदारी रखते हुए गलत सवाल कर रहे हैं ना। मैं इस गलत बंदे से सही सवाल कर रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदारी आप पे रखे बगैर गलत सवाल कर रहे हैं। जिम्मेदारी आप पे रखे बगैर अगर आपसे कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वोटेड इन बाय द पीपल, जिनके ऊपर 8 दिन से जबर हो रहा है, जिनको बगैर देखे उनके पास से गोलियां चल रही हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, जहां पे शरपसंद भी यही कर रहे हैं और एक अनट्रेन्ड नाअहल पुलिस फोर्स भी ये कर रही है, जिसको उनके साथ किस तरह मुखातिब होना है, किस तरह रिलेट करना है, कुछ नहीं आता। ये ट्रेनिंग जो है हमने दरगुजर करके उनको ये बंदूकें पकड़ा दी जो आपके मुताबिक बाजारों में मिलती हैं और आपके पास प्रूफ भी है, आपके पास रेट्स भी हैं। सर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर जिसके लोगों के साथ ये सब हो रहा है, आपकी कुछ तो आ रहा होगी। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूं कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, पब्लिक इसमें अफेक्ट हुई है। पब्लिक देखें, मैंने खुद कहा कि इस ऑपरेशन को
जब ये ऑपरेशन की बातें हुई, मैंने कहा कि ये टारगेटेड करें, ये इस तरीके के ऑपरेशन से लोग मुतासर हो रहे हैं। 8 दिनों तक अगर बिजली नहीं थी कलाकोट और नवालिन में, तो फिर उस वक्त ऑपरेशन को, फायरिंग को बंद करके सबसे पहले मैंने बात की है एमडी केसी से, मैंने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। मैंने अपने पार्टी के भी मिनिस्टरों को कहा कि किसी तरीके से ये पीएमटीज को ऑन कराएं, लेकिन केसी के लोग डरते हैं। वो कहते हैं कि जब एक एसएचओ को मारा गया, एपीसी में बैठा हुआ एसएचओ को मारा गया, इतना जदीद असला है, तो वो हमें भी मारेंगे, तो डर के मारे वो बेचारे नहीं जा सके अंदर। अभी ये जो पुलिस फोर्स बाहर आई है, मतलब आप इसको ब्लेम कर सकते हैं? एक प्राइवेट इदारे के लोग कह रहे हैं कि भाई आपके बख्तरबंद पुलिस वालों के सरबराहान मारे जा रहे हैं, हम क्यों जाएं? नहीं, मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मैं अग्री करता हूं उनके साथ। जाहिर है हर आदमी अपनी जान से डरे। एक एसएचओ को जब एपीसी के अंदर मार सकते हैं तो किसी और पीएमटी, मजे की बात यह है कि पीएमटी उड़ाए किसने है, ये पीएमटी किस तरह उड़े हैं, ये इसी तरह ताकि वहां पर अंधेरा हो और पुलिस अपना काम नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें सोचनी है। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आगे, जब देखें, जब भी आप गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करते हैं और आपकी स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट कभी ये मत सोचिएगा कि वो खामोश बैठेगी। ये ज़रूर सोचिएगा कि अब गवर्नमेंट विथ फुल फोर्स विथ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी आएगी, और आई एम श्योर कि ये डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आएगी, और ये आप खुद अनकरीब देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी क्या होगी। नबील साहब, अब तक क्या स्ट्रेटजी थी? अब तक मिसमैनेज नहीं, मिसमैनेजमेंट का कोई मतलब होगा? मैं तो मान रहा हूँ इस बात को। मिसमैनेजमेंट का मतलब, मिसमैनेजमेंट मैं मानता हूँ कि देखिए ये मिसमैनेज भी इसके, देखिए मैं यही कहता था कि टारगेटेड ऑपरेशन हो, टारगेटेड ऑपरेशन नहीं हुआ, मिसमैनेज हुआ। उसके वजह से देखें, आप किसी इदारे को, आप पुलिस की जो लोग मारे गए बेचारे किस गुनाह पे मारे गए, मुझे बताया ना। पुलिस के जो 5 लोग शहीद किए गए किस लिए, यानी उनका जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्यों आप लोग उनके घर भी नहीं गए? क्यों आपकी टीम उन पुलिस वालों के घर भी नहीं है? क्यों आप मुझे बताएं, क्या आपकी सीएनबीसी टीम, अगर जो हमारे ये बेगुनाह लोग, गुलाम दस्तगीर मारा गया कलाकोट के अंदर क्रॉस फायर में, बेगुनाह लोग जो है हमारे एक जानने वाले हैं, याया बलोच का बेटा जो है जो लियारी टाउन में है, वो क्रॉस फायर में मारा गया बेगुनाह। इस तरह और भी 2-3 लोगों का मुझे पता है जो मारे गए। तो उनके भी घर में जाकर आप देखें कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आप एक इलाके में, जब आपको इस इलाके का पता नहीं है और वहाँ पर अगर आप जाते हैं और वहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये शख्स जो है वो जराइम पेशा है या ना है, नहीं है, और अगर आप वहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो जाहिर है वो मिसमैनेजमेंट में कहलवाएगा। तो इसको अगर प्लान करते, इसको तरीके से करते, तो इसका ये रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन पूरे इदारे को नहीं है, पुलिस ने अपना जो नुकसान उठाया ये किसके खाते में जाएगा? आज पुलिस, आप समझते हैं कि खामोश बैठेगी पुलिस को ये एक पावर मिली हुई है कि जितने भी जराइम पेशा अनासर हैं उनको छोड़ना नहीं है। अगर वो चील बाहर आ गए हैं तो बैठकर इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। आई एम श्योर वो घर जाके सोए नहीं होंगे। अगर आप उनके जाने के बाद निपिर थाने पर हमला होता है और 2 लोग मारे जाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट की जो इदारा है वो खामोश नहीं बैठेगा। तो आई एम श्योर कि इसकी जो है एक नई स्ट्रेटजी के साथ दोबारा आएंगे 48 आवर्स जैसे ही पूरा होगा। और दिन से जब मैं डिमांड करता था रेंजर्स साथ हो, तो आई एम श्योर जब रेंजर्स भी साथ मिल जाएगी तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा जिससे लोग, आवाम मुतासर नहीं होगी। मुझे, मेरी पार्टी को आवाम की फिक्र है, और हम प्रेशर में इसलिए ज़्यादा आ गए क्योंकि हम जान रहे थे कि आवाम जो है, आवाम इसके वजह से परेशान है, इस ऑपरेशन की वजह से। नबील साहब, आप समझते हैं कि अब इस ऑपरेशन की सरबराही में भी तब्दीली आएगी? अब ये जो 48 घंटे या 72 घंटों की टाइमलाइन है, इसके बाद अब अलग तरह के लोग इसको मैनेज करेंगे आपकी पार्टी के अंदर से? मुझे ये पता है कि रहमान मलिक साहब को भेजा गया सदर साहब की तरफ से। रहमान मलिक साहब ने कल मीटिंग भी की है। मुझे नहीं पता कि दोबारा वो मीटिंग कब करेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी मैं टिकर पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं खुद लियारी जाऊंगा। तो आई एम श्योर कि अब जो है ये जो जिम्मेदारी है ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी शेयर कर ली है अपने, पहले सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, अब फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है। नबील साहब, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। सर, आप अपने, जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, उन लोगों की जो इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए आपके इकदाम आप चाह रहे हैं कि NGOs को अगर कोई मैसेज दे सकें, आप कोई रैली लेके जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त टेलीविज़न न्यूज़ क्रूज़ को कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी कवर करें। आपकी तरफ से अगर कोई पेशकदमी हुई हो इस मामले में?
देखें, मैं तकरीबन कोई 40 ट्रक तैयार हैं जिसमें ये आटा, चावल, चीनी, दूध, ये सब चीज़ें वो मैंने कह दिया है डीसी को, वो वहाँ पर भेजना जो है अब शुरू हो जाएंगे। पहले से तैयार थे, ये ऑपरेशन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, वो अभी जाना शुरू हो जाएंगे। लोगों को जो ये ज़रूरत की चीज़ें वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी केसी के एमडी से बात कर ली है ताकि जल्द अज जल्द लाइट रिस्टोर हो, कलाकोट का और नवा लेन का, इसी तरह पानी भी रिस्टोर हो जाएगा और इंशाल्लाह जो ज़िंदगी है वो मामूल पर आ जाएगी लियारी के। नबील साहब, आखिरी सवाल सर, आप समझते हैं कि पिछले 8 दिन में आपकी कंस्टिट्यूंसी में आपके वोटर्स की तादाद में कमी आई होगी या उसी तरह रहे होंगे, या एक ये रिजिलियंट पीपल्स पार्टी वोट बेस है? एज अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं? नहीं, देखें, मैं एज अ पॉलिटिशियन समझता हूँ कि लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी। प्रोपेगेंडा हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ हुई है, जिसके मैं समझता हूँ कि रीज़न्स भी हैं। जब किसी के घर में 8 दिन लाइट नहीं होगी तो वो ज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ ही नारे लगाएगी। लेकिन मैं आवाम को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चंद दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करके अगर आने वाले दिनों में अगर हम लियारी को जराइम पेशा अनासर से पाक कर देंगे तो उनके घर पे भी आप जाकर ज़रूर अफसोस करें जो बेगुनाह इनके हाथों मारे गए हैं। लियारी के उन माओं से भी पूछें जिनके औलाद मारे गए हैं, उन बाप से भी पूछें जिसके औलाद मारे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो नुकसान उनको हुआ है और उन पुलिस वालों को भी जो नुकसान हुआ है, जो शहीद हुए इस ऑपरेशन में, उनके भी घर में जाकर देखें कि क्या हालात है। तो जिन लोगों के वजह से हुआ है उनका खात्मा ज़रूरी है और इंशाल्लाह वो हुकूमत करेगी। नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज अपना थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग एवरीथिंग। व्यूअर्स, आप देख रहे थे सियासत मनाए। आज नबील कबूल साहब ने इस प्रोग्राम के दौरान ये बताया कि कराची में असला जो है वो आम है, कराची में असले की रेट्स भी जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उस हवाले से उनका ख्याल था कि हर चीज़ जो है वो आम दुकानें लगती हैं सुराब गोट और इस तरह के इलाकों में। ये लियारी के MP हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है। और इस असले में AK-47 से बात शुरू हुई, क्लैशनिकोव से, और फिर वो रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड RPG-7 जिसको कहा जाता है उसके भी रेट्स हैं। और नबील कबूल साहब के मुताबिक हर कराची के घर में कम से कम 4 क्लैशनिकोव्स हैं। आप अगर कराची में रहते हैं या कराची में नहीं भी रहते तो आप इस शो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके पास कितना असला है, कितनी बुलेट्स हैं, कितने आप आसानी से इसको ख़रीदते हैं, दुकानें ये लगती हैं, घर पे ये डिलीवर होता है। क्योंकि अगर ये हकीकत है तो फिर मेहरान बेस के हमले के ऊपर हमें ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि जी 4 लोग आए, सबके पास रॉकेट लॉन्चर्स थी, उतरे और 3-4 जहाज़ फाड़ के वो एक स्टैंड ऑफ करके चले गए और हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि ये तो स्टार वॉर्स से आए थे, ये स्टार वॉर्स की तरह के कैरेक्टर्स थे। फिर ये इतनी कोई अजीब बातें नहीं है, काले कपड़े पहन लें, आप किसी दुकान पे चले जाएं और रॉकेट लॉन्चर ख़रीद लें और जो करना है आप कर लें। कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मईशत की शहर, 70% GDP, वो सारा जो आप सुन चुके हैं, सारा प्रोपेगेंडा कराची शहर के हवाले से। 2 तरफ बीच है, एक तरफ फार्म हाउसेज़ हैं, सब कुछ है, बस बंदूकें बहुत हैं। रॉकेट लॉन्चर अगर ख़रीदनी हो तो सुराब गोट चले जाएँ, दुकान लगी हुई है। Facebook.com/सियासत पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आप वो असलहा मैं ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप कराची में रहते हैं या कराची के करीब रहते हैं, कराची से होकर जा चुके हैं, तो जिन घरों में आप रहे वहाँ पे कितनी क्लैशनिकोव्स थी, कितनी बुलेट्स थी, और क्या ये वाकई में हमारी अब पहचान हो गई है कि एक घर में 4 क्लैशनिकोव, वरना आप कराची में नहीं रहते, आप कहाँ रह रहे हैं, आप बड़े अजीब व गरीब हाल में हैं अगर आपके पास 4 क्लैशनिकोव्स नहीं है। Facebook.com/सियासत पेज पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, इस शो को फिर से देख सकते हैं, इस शो के ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।